कहानी की शुरुआत 7 साल की एक छोटी लड़की क्लोई से होती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक घर के अंदर कैद होकर बिताई है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, कभी किसी बच्चे के साथ खेली नहीं और कभी घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। उसका पिता हेनरी हमेशा उसे यही कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। इसी वजह से क्लोई के मन में बाहर की दुनिया को लेकर डर भी है और उसे जानने की उत्सुकता भी। जब भी वह खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है, हेनरी तुरंत गुस्सा हो जाता है और उसे खिड़की से दूर रहने को कहता है। हेनरी का व्यवहार देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं बाहर का कोई इंसान क्लोई को देख न ले। जब भी वह खाने पीने का सामान लेने घर से बाहर जाता है तो जाने से पहले क्लोई को बार बार एक इमरजेंसी प्लान समझाता है। वह उसे बताता है कि अगर वह कभी वापस न आए तो उसे क्या करना होगा। इससे साफ पता चलता है कि हेनरी को हर समय किसी बड़े खतरे का डर सताता रहता है। एक दिन रात के खाने के दौरान हेनरी अपनी बेटी का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए उसके साथ कार्ड गेम खेलने लगता है, लेकिन तभी क्लोई कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पिता की आंखों से खून निकलने लगता है। यह नजारा बेहद डरावना था, लेकिन हेनरी बिल्कुल शांत रहता है और बताता है कि यह अजीब बीमारी उसे काफी समय से है। इसके बाद वह क्लोई से एक और डरावनी बात कहता है। वह उसे सख्त चेतावनी देता है कि अगर कभी उसकी आंखों से भी खून निकलने लगे तो उसे तुरंत बताना होगा। उसी रात क्लोई अपने पिता से उस रहस्यमयी पहाड़ के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसने कहीं पढ़ा था। यह सुनते ही हेनरी चौकन्ना हो जाता है। उसे शक हो जाता है कि क्लोई ने शायद उसके छुपाकर रखे हुए अखबार पढ़ लिए हैं। डर के मारे कि कहीं क्लोई बाहर की दुनिया का सच न जान जाए, हेनरी सारे अखबार जला देता है। उस रात क्लोई अचानक एक अजीब आवाज सुनकर जाग जाती है। आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही होती है। डरते डरते वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है और धीरे से उसे खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके सामने एक रहस्यमयी औरत खड़ी दिखाई देती है। अचानक वह औरत जोर जोर से चीखने लगती है और डरकर कमरे में भागने लगती है। ये देखकर क्लोई पूरी तरह सन्न रह जाती है। वह चुपचाप वहीं खड़ी रहती है और उम्मीद करती है कि शायद वह अजीब औरत खुद ही गायब हो जाए। इंतजार करते हुए क्लोई एक पेन उठाती है और ड्राइंग बनाने लगती है। अगले दिन सुबह वह अपने पिता को रात की पूरी घटना बताती है। हेनरी तुरंत उस कमरे की जांच करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कमरा पूरी तरह खाली होता है, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। कुछ देर बाद क्लोई को अपने कमरे के बाहर एक किताब मिलती है जिसे किसी ने चुपके से वहां छोड़ दिया होता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपने कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगती है। जिस लड़की ने पूरी जिंदगी 4 दीवारों के बीच बिताई हो, उसके लिए एक साधारण किताब भी किसी खजाने से कम नहीं थी। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक क्लोई को बाहर से आइसक्रीम ट्रक की धुन सुनाई देती है। उत्सुक होकर वह सावधानी से खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। तभी उसकी नजर उसकी ही उम्र की एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम हार्पर होता है। और पहली बार अपनी जिंदगी में क्लोई किसी ऐसे बच्चे को देखती है जो बिल्कुल उसकी तरह है। यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ने लगती है जो अब तक उससे छुपाया गया था। उधर खिड़की से बाहर देखते हुए क्लोई मन ही मन सोचती है कि काश हार्पर उसके लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कुछ ही सेकंड बाद हार्पर सच में उसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और दस्तक देती है। क्लोई खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह चॉकलेट आइसक्रीम लेने वाली होती है तभी हेनरी बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। हेनरी काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत हार्पर से पूछता है कि आखिर उसे क्लोई का नाम कैसे पता चला। इसी बीच हार्पर की माँ नैन्सी भी वहां आ जाती है। उसने अपनी बेटी को पड़ोसियों से बात करते हुए देख लिया था। नैन्सी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है और क्लोई से भी प्यार से बात करती है। फिर वह एक ऐसी बात कह देती है जिससे हेनरी का चेहरा ही बदल जाता है। नैन्सी कहती है कि क्लोई तो बिल्कुल एक सामान्य बच्ची की तरह लगती है। ये सुनते ही हेनरी और भी बेचैन हो जाता है। वह जल्दी से बातचीत खत्म करता है, सबको अलविदा कहता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब उसके मन में एक अजीब शक पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि क्लोई शायद उसकी गैर मौजूदगी में चोरी छिपे घर से बाहर जाती रही है। डर और गुस्से में आकर वह क्लोई को सजा देता है और उसे एक अंधेरी अलमारी में बंद कर देता है। उस रात क्लोई अकेली बैठी अपने हाथों से बनाए हुए खिलौना आइसक्रीम ट्रक के साथ खेल रही होती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अचानक क्लोई बिना समझे कि कैसे सीधे हार्पर के बेडरूम में पहुंच जाती है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि यह कैसे हुआ। दोनों लड़कियां साथ बैठती हैं
और धीरे धीरे सो जाती हैं, जैसे वे सालों पुरानी दोस्त हों। अगली सुबह हेनरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह क्लोई से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने गुस्से में जरूरत से ज्यादा सख्ती कर दी। इसके बाद क्लोई अपने पिता को मनाती है कि वह आखिरकार बाहर जाकर उसके लिए असली आइसक्रीम लेकर आए। काफी देर बाद हेनरी वापस लौटता है, लेकिन इस बार कुछ बहुत गलत हुआ होता है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। घर में घुसते ही वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और क्लोई को बताता है कि बाहर किसी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्लोई को इस खतरनाक घटना से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह तो अभी भी सिर्फ अपनी आइसक्रीम के बारे में सोच रही होती है। नाराज होकर वह अपने पिता से कहती है कि अगर वह उसके लिए आइसक्रीम नहीं ला सकते तो वह खुद सुपरमार्केट जाकर खरीद लेगी। इसी दौरान क्लोई अपने पिता के घाव साफ करने लगती है और उनकी पट्टी करती है, लेकिन तभी अचानक हेनरी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसी पल घर में एक और अजीब घटना होती है। जो चीजें अब तक जैसे रुकी हुई थीं, वे अचानक फिर से चलने लगती हैं। बत्तियां दोबारा जल उठती हैं, सिंक से पानी टपकने लगता है और पूरा माहौल बदल जाता है। अपने पिता को बेहोश देखकर क्लोई आखिर वह फैसला लेती है जिसका सपना उसने पूरी जिंदगी देखा था। वह छिपी हुई तिजोरी खोलती है, उसमें से कुछ पैसे निकालती है और चुपचाप पहली बार घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह पहली बार पेड़ पौधों और फूलों को अपने हाथों से छूती है। उसके लिए यह सब किसी जादू से कम नहीं था। 4 दीवारों के अंदर पली बढ़ी इस बच्ची को बाहर की दुनिया किसी सपने जैसी लग रही थी। वह खुशी से मुस्कुराते हुए हर चीज को ध्यान से देखती है। तभी उसकी नजर पास खड़े आइसक्रीम ट्रक पर पड़ती है। ट्रक का मालिक मिस्टर एलन क्लोई के हाथ में $100 का नोट देखकर मजाक में कहता है, इतने पैसों से तो तुम जिंदगी भर आइसक्रीम खा सकती हो। लेकिन क्लोई को अभी नहीं पता था कि घर से बाहर निकला उसका यह पहला कदम उसे एक ऐसे रहस्य के करीब ले जा रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। फिर वह प्यार से क्लोई को ट्रक में बैठने के लिए मना लेता है। रास्ते भर क्लोई बाहर की दुनिया को हैरानी से देखती रहती है। वह बच्चों को साइकिल चलाते हुए, लोगों को अपने कुत्तों के साथ घूमते हुए और परिवारों को खुशी खुशी समय बिताते हुए देखती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद बाहर की दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितना उसके पिता हमेशा बताते रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क पर लगे एक चेतावनी बोर्ड पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनकी आंखों से खून निकलता है। ये देखकर क्लोई को तुरंत अपने पिता की याद आ जाती है। कुछ देर बाद वे दोनों शहर के एक पार्क में पहुंचते हैं। वहां मिस्टर एलन क्लोई से कुछ अजीब सवाल पूछने लगते हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या उसकी आंखों से कभी खून निकला है या उसके पास कोई खास ताकत है। क्लोई तुरंत कहती है कि वह बिल्कुल सामान्य लड़की है, लेकिन इसी बातचीत में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसकी माँ कभी बहुत मशहूर थी क्योंकि उसके पास भी रहस्यमयी शक्तियां थीं। तभी एक पुलिस अफसर वहां आता है और क्लोई से पूछता है कि क्या वह मिस्टर एलन को जानती है। घबराई हुई क्लोई ना कह देती है। इसके बाद एलन अफसर को समझाने की कोशिश करता है कि क्लोई उसकी पोती है। साथ ही वह चुपके से क्लोई के कान में कहता है कि इसी तरह के लोगों ने उसकी माँ को मार डाला था। उसकी बात सुनकर क्लोई डर जाती है और अफसर को वहां से जाने का आदेश देती है। हैरानी की बात यह होती है कि अफसर बिना कुछ कहे तुरंत वहां से चला जाता है। उसी पल मिस्टर एलन को यकीन हो जाता है कि क्लोई के पास सचमुच कोई शक्ति है। घर लौटते समय क्लोई की नजर ट्रक में टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर उसकी माँ की होती है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर एलन कोई और नहीं बल्कि उसके नाना हैं। घर छोड़ने से पहले एलन उसे वह तस्वीर दे देता है और कहता है कि अगली बार जब आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनाई दे तो वह अपने पिता के खाने में नींद की दवा मिला दे। कुछ घंटों बाद हेनरी की नींद खुलती है और एक बार फिर उसके आसपास का समय रुक जाता है। घबराकर वह क्लोई को ढूंढने बाहर निकलता है। जब उसे क्लोई अपने कमरे में सुरक्षित मिल जाती है तो वह राहत की सांस लेता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि क्लोई घर से बाहर गई थी और अब उसे उसके सारे झूठ का पता चल चुका है। पहली बार क्लोई अपने पिता का खुलकर विरोध करती है। गुस्से और दुख में वह चिल्लाकर कहती है कि वह उनसे नफरत करती है। फिर वह अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताती है। वह हमेशा चाहती थी कि उसकी भी एक ऐसी माँ हो जो उसे प्यार करे और उसकी देखभाल करे जैसे बाकी बच्चों की माँ करती हैं। उस रात क्लोई मिस्टर एलन द्वारा दी गई तस्वीर को ध्यान से देखती है। तभी उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आती है। उसके कमरे की अलमारी में जो रहस्यमयी औरत बार बार दिखाई देती है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। जब क्लोई उसे फिर से देखती है तो वह औरत हल्की सी मुस्कुराती है।
लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि क्लोई वास्तव में उसके साथ नहीं है। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने कैद करने वालों से उसे छोड़ने की भीख मांगती है। यह सब देखकर क्लोई बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह हिम्मत करके दोबारा देखती है तो वह औरत पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। डरी हुई क्लोई ये सब अपने पिता को बताने नीचे जाती है, लेकिन तब तक हेनरी गहरी नींद में सो चुका होता है। तभी क्लोई की नजर लिविंग रूम में चल रही टीवी पर पड़ती है। वह चुपके से हेनरी के हेडफोन पहन लेती है ताकि आवाज सुन सके। टीवी पर एक खास खबर दिखाई जा रही होती है जिसे एजेंट रे नाम की एक महिला होस्ट कर रही होती है। वह एक ऐसी संस्था के लिए काम करती है जो सुपर पावर वाले लोगों को संभालती है। इन लोगों को आम लोग फ्रीक्स कहते हैं। इंटरव्यू के दौरान बताया जाता है कि सरकार ने सभी फ्रीक्स को मैडॉक माउंटेन नाम की जगह पर रहने का मौका दिया है जहां वे शांति से रह सकते हैं। लेकिन जो भी फ्रीक्स अब भी शहरों में छिपे हुए हैं उन्हें अपराधी माना जाएगा। इसके बाद रिपोर्टर एक और डराने वाली बात बताता है। लोगों का मानना है कि फ्रीक्स के बच्चों की ताकत उनके माता पिता से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एजेंट रे इस सोच के खिलाफ होती है। उसका मानना है कि अगर इन बच्चों को सही तरीके से बड़ा किया जाए तो वे लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके हिसाब से ऐसी ताकत रखने वाला बच्चा देश के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। उसी रात अचानक क्लोई फिर से हार्पर के कमरे में पहुंच जाती है। उस समय हार्पर अपनी दोस्तों के साथ स्लीप ओवर कर रही होती है। क्लोई को अचानक सामने देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। हार्पर गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है। कुछ ही देर में सभी बच्चे क्लोई को फ्रीक कहकर बुलाने लगते हैं। ये सुनकर क्लोई का दिल टूट जाता है। डरी हुई क्लोई छिपने के लिए कमरे की अलमारी की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है सामने वही रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। इस बार क्लोई देखती है कि वह औरत जंजीरों में जकड़ी हुई है, जैसे किसी कैदी को बंद करके रखा गया हो। क्लोई धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह औरत मैरी सोचती है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और वह क्लोई को दूर जाने के लिए कहती रहती है। फिर अचानक मैरी को महसूस होता है कि क्लोई सच में उसका हाथ छू रही है। उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सचमुच उसके सामने खड़ी है। ये समझते ही वह क्लोई को कसकर गले लगा लेती है और खुशी के मारे रो पड़ती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। मैरी जल्दी ही समझ जाती है कि क्लोई को भी वही सुपर पावर मिली है जो उसके पास है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह क्लोई से कहती है कि वह अभी उसके साथ घर नहीं आ सकती और उसकी देखभाल भी नहीं कर सकती। अगली सुबह क्लोई एक नया फैसला करती है। अब उसे लगता है कि अगर उसकी असली माँ उसके साथ नहीं रह सकती तो वह नैन्सी के साथ रहना चाहती है। क्लोई को लगता है कि नैन्सी बिल्कुल वैसी माँ है जैसी वह हमेशा चाहती थी। लेकिन जैसे ही क्लोई घर छोड़कर जाने की कोशिश करती है, हेनरी उसे दरवाजे पर रोक लेता है। गुस्से और दुख में क्लोई मन ही मन चाहती है कि उसके पिता हमेशा के लिए गायब हो जाएं। ये सुनकर हेनरी उदास हो जाता है। वह कहता है कि एक दिन उसके दुश्मन सच में उसे मार देंगे और जब ऐसा होगा तब क्लोई पूरी तरह अकेली रह जाएगी और अपनी इस इच्छा पर पछताएगी। कुछ देर बाद क्लोई ऐसा दिखाती है जैसे उसे अपनी बात पर पछतावा हो रहा हो, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ और ही चल रहा होता है। इसके बाद क्लोई चुपके से हेनरी के जूस में नींद की दवा मिला देती है। फिर वह माफी मांगने का नाटक करते हुए उसे जूस का गिलास दे देती है। लेकिन जैसे ही हेनरी गिलास को अपने मुंह तक ले जाता है उसे उसमें कुछ अजीब सी गंध महसूस होती है। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह गुस्से में क्लोई के पीछे दौड़ पड़ता है। अपनी बेटी की इस हरकत से वह बुरी तरह आहत हो चुका होता है और उस पर चिल्लाने लगता है। डरी हुई क्लोई अचानक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और हेनरी को सो जाने का आदेश देती है। अगले ही पल हेनरी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्लोई की आंखों से खून बहने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह वहां और नहीं रह सकती। वह तुरंत तिजोरी से काफी सारे पैसे निकालती है और घर से भाग जाती है। बाहर उसे उसके नाना एलन मिल जाते हैं जो प्यार से उसके चेहरे पर लगा खून साफ करते हैं। जब एलन को पता चलता है कि क्लोई नैन्सी को अपनी नई माँ बनाना चाहती है तो वह उसे समझाता है कि वह उसे उसकी असली माँ के पास ले जा सकता है। ये सुनकर क्लोई उसके साथ ट्रक में बैठ जाती है। दूसरी तरफ एलन एक पादरी का भेष बनाकर एक बेकरी में एजेंट रे से मिलने पहुंचता है। जब दोनों अकेले होते हैं तो एलन कहता है कि उन दोनों का मकसद एक ही है। फिर वह एजेंट रे से क्लोई को सुरक्षित रूप से मैडॉक माउंटेन पहुंचाने में मदद मांगता है। एलन एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि 7 साल पहले एक बच्ची उसके चर्च के बाहर छोड़ दी गई थी और उसके साथ एक चिट्ठी थी
जिसमें उस बच्ची की रक्षा करने को कहा गया था। उसे शक था कि वह बच्ची एक फ्रीक हो सकती है, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन तभी क्लोई उसकी बात बीच में काट देती है और सच बता देती है। वह कहती है कि उसे उसके पिता ने पाला है, न कि एलन ने। फिर जब क्लोई सुनती है कि एलन भी उसे फ्रीक कह रहा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह सबसे ज्यादा यही चाहती है कि वह बाकी बच्चों की तरह एक सामान्य लड़की हो। गुस्से और दुख में क्लोई बेकरी से बाहर भाग जाती है। एलन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसकी नज़र एक रसोइये पर पड़ती है जिसने उनकी सारी बातचीत सुन ली होती है। बिना एक पल गंवाए एलन एक पेन उठाता है और रसोइये की आंखों पर हमला कर देता है। दर्द से चीखता हुआ वह आदमी बाहर की तरफ भागता है। यह देखकर एजेंट रे और उसकी टीम तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। जब घायल रसोइया मदद मांगते हुए बाहर आता है तो एजेंट उसे खतरा समझ लेते हैं और गोली मार देते हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही एलन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अदृश्य हो जाता है। फिर वह क्लोई को लेकर आइसक्रीम ट्रक में वहां से भाग निकलता है। रास्ते में एलन बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी मैरी को बचाने का शायद आखिरी मौका खो दिया है। उसका असली प्लान एजेंट रे की मदद से क्लोई को मैडॉक माउंटेन पहुंचाने का था, लेकिन एलन एक भयानक सच पहले से जानता था। मैडॉक माउंटेन कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। वह दरअसल फ्रीक्स के लिए बनाई गई एक बड़ी जेल थी। फिर भी वह वहां जाना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी मैरी वहीं कैद थी। उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि शायद वह उसे बचा सके। उधर क्लोई को लगता है कि उसकी असली माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह एलन से कहती है कि उसे वापस घर ले चले। उसका प्लान था कि चोरी किए हुए पैसे नैन्सी को दे और उसे अपनी माँ बनने के लिए मना ले। लेकिन तभी सड़क पर उन्हें अचानक हेनरी दिखाई देता है। क्लोई तुरंत ट्रक से कूदकर अपने पिता की तरफ दौड़ पड़ती है। हेनरी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एलन और उसके आइसक्रीम ट्रक को पल भर में बहुत दूर भेज देता है। इसके बाद वह क्लोई को वापस घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्लोई वहां रुकना नहीं चाहती। वह अपने पिता को उसे छोड़ देने का आदेश देती है और नैन्सी के घर की तरफ भागने लगती है। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार लगभग उसे टक्कर मार ही देती है, लेकिन आखिरी सेकंड में हेनरी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पूरे समय को धीमा कर देता है। इसी वजह से वह क्लोई की जान बचा लेता है और यहीं पहली बार क्लोई को पूरी सच्चाई समझ आती है। उसके पिता उसे कैद नहीं कर रहे थे, बल्कि इतने सालों से हर खतरे से उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी हेनरी एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वो बताता है कि उसने अपने घर के चारों तरफ एक खास टाइम बबल बना रखा है। इस बबल के अंदर समय बहुत धीरे चलता है, जबकि बाहर की दुनिया में समय सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। यही वजह है कि हेनरी और क्लोए घर के अंदर पूरे 7 साल साथ रहे, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ 2 महीने ही बीते। यानी क्लोए की माँ मैरी को गए हुए असल में सिर्फ 2 महीने हुए थे। अब हेनरी को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में उसे कितनी अकेली और दुख भरी जिंदगी दे दी। इसलिए वो फैसला करता है कि अब क्लोए को एक सामान्य परिवार मिलना चाहिए। वह चाहता है कि नैन्सी और स्टीव क्लोए को गोद ले लें। असल में कई साल पहले हेनरी ने अपने पड़ोसियों से एक समझौता किया था, अगर उसके साथ कभी कुछ हो जाए तो वो क्लोए की देखभाल करेंगे। बदले में हेनरी ने उन्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन टाइम बबल की वजह से नैन्सी और स्टीव को वो बात ऐसे याद है जैसे सिर्फ 1 महीने पहले हुई हो। उन्होंने तो अपनी बेटी हार्पर को भी इसके लिए तैयार नहीं किया था। जब हार्पर को पता चलता है कि क्लोए शायद उनके घर रहने आने वाली है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि कोई अजीब शक्तियों वाली लड़की उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। हालात और ख़राब तब हो जाते हैं जब नैन्सी को पता चलता है कि क्लोए रात में बार बार टेलीपोर्ट होकर हार्पर के कमरे में पहुंच जाती है और उसे डरा देती है। अब नैन्सी साफ कह देती है कि उसे गोद लेने वाले फैसले के बारे में सोचने के लिए और समय चाहिए। ये सुनकर क्लोए पूरी तरह टूट जाती है। वो हमेशा से एक माँ चाहती थी, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नैन्सी के दिमाग में घुस जाती है और उसे जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर देती है कि वो उससे प्यार करती है। कुछ पल के लिए क्लोए को लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नैन्सी को समझ आ जाता है कि क्लोए ने उसके दिमाग को कंट्रोल किया था। अब नैन्सी बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत हेनरी और क्लोए को अपने घर से बाहर निकाल देती है। यहीं पर क्लोए को महसूस होता है कि एक सामान्य परिवार पाने का उसका सपना हमेशा के लिए टूट चुका है। इसी बीच हेनरी देखता है कि क्लोए की आंखों से खून निकल रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं।
डर के मारे हेनरी एक बार फिर क्लोए को उसी अंधेरी अलमारी में बंद कर देता है और खुद एलन से बात करने चला जाता है। अकेली बैठी क्लोए को अचानक फिर से अपनी माँ मैरी दिखाई देती है, क्योंकि क्लोए अभी भी यही मानती है कि उसकी माँ मर चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि वो कोई भूत है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो देखती है कि एक जेल का दरवाजा खुलता है और हथियारबंद गार्ड मैरी को घसीटते हुए कहीं ले जा रहे हैं। मैरी मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी क्लोए को सच्चाई समझ आती है, उसकी माँ जिंदा है। घबराकर वो अपने पिता को बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। अब क्लोए का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने पिता को जान से मारने की धमकी देती है और अपनी शक्तियों से उन्हें मजबूर कर देती है कि वो खुद पर स्क्रू ड्राइवर तान लें। उस पल हेनरी समझ जाता है कि अब क्लोए उसकी पकड़ से बहुत आगे निकल चुकी है। आखिरकार वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्लोए के मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। डरा हुआ हेनरी तुरंत उसे उठाकर बाहर लाता है और एलन से मदद मांगता है। जब क्लोए को होश आता है तो वो बताती है कि उसने अपनी माँ को किसी जेल जैसी जगह में देखा है। हेनरी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन तभी एलन एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि उसने कुछ समय पहले पता लगाया था कि मैरी अभी भी जिंदा है और उसे मैडॉक माउंटेन में कैद करके रखा गया है। ये सुनते ही हेनरी गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि एलन ने सालों पहले मैरी को मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन अब हेनरी के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, उसे अपनी पत्नी को वापस लाना ही होगा।